चलिए कल हमने डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कहा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाए। ठीक है, दो तरीके के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की हमारी बात हुई थी, जिसके अंदर दोनों में हमने डिफरेंस देखा था और दोनों में क्या पावर्स हैं लगाने के वो हमने देखे थे। हमें बात इनकम टैक्स की करनी थी, इसलिए हमने कहा था कि इनकम टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और वो भी यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ओके, चलिए तो अब बता सकते हैं आप मुझे, कल वाले में किसी के कोई डाउट है तो बोलो, कल वाले में किसी के कोई भी डाउट है तो बोलो। आपने पढ़ा कर जाके? ठीक है, आपको नोट्स मैंने भेज दिए थे, आप उनको बेटा रीड कर लेना जितना पढ़ चुके हैं। ओके, अब चलते हैं हम आगे। इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स में क्या है ये समझिए आप। अब इनकम टैक्स को निकालने के लिए, जैसे आपने फाउंडेशन में लॉ पढ़ा होगा, क्या फाउंडेशन के लॉ में आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है? क्या फाउंडेशन के लॉ में आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ा होगा, इसके अलावा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे एक्ट का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ है। ये क्या है बेटा? ये डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ है कि आप इतने सारे लॉ पढ़ते हैं जिससे आप ये समझ पाए कि सेल एग्रीमेंट कैसे होता है, परचेज का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वगैरह वगैरह। वैसे ही इनकम टैक्स को समझने के लिए और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ स्टेट्यूट का मतलब कुछ कानून पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बना हुआ है, याद है किसी को? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बना हुआ है? ईयर कौन सा है? 1872। यस, वेरी गुड। तो वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट कब का है? 1961। उसके बाद बेटा एक आता है फाइनेंस एक्ट, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन, फिर आता है सर्कुलर, और लास्ट में आते हैं जुडिशियल डिसीजन। बिल्कुल सही है बेटा सबका आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज को ध्यान से समझाता हूं। इनकम टैक्स एक्ट में क्या दे रखा है? इनकम टैक्स एक्ट में सारे प्रोविजन दे रखे हैं कि किस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, और अगर नहीं दिया तो क्या होगा। ये सारी बातों का जवाब आपको कहां से मिलेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 से मिलेगा। ओके, दूसरी बात आती है कि फिर सर इनकम टैक्स रूल में क्या है? देखो इनकम टैक्स रूल में आपको वैसे कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिकली होता क्या है कि मुझे एक बात बताओ, आपने कई बार मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स में एक लॉग टेबल आती है, पता है सबको? जब आपने मैथ्स पढ़ी थी या स्टेट्स पढ़ी थी तो लॉग टेबल का यूज आता है। क्या लॉग टेबल चैप्टर के साथ में होती है या लास्ट में होती है? लास्ट में होती है। या फिर कुछ बुक ऐसी भी हैं जिनमें लॉग टेबल होती नहीं है, वो कहते हैं आप बाहर से एक्वायर कर लो आपको चाहिए तो। ठीक है, तो वैसे ही जब हमें कोई लिस्ट बनानी होती है, सपोज मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसमें 500 नाम है। ठीक है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें 500 नाम आएंगे। ठीक है, अब इस लिस्ट में से
मुझे कभी न कभी किसी एक नाम की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या मैं ये 500 नाम की लिस्ट अपने एक्ट में डालूं, या फिर मैं ऐसा करूं कि लिस्ट तो डाल देता हूं रूल में, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया रूल 1 में, और यहां पे लिख देता हूं एज पर रूल 1। क्या ऐसा कर सकते हैं? लिस्ट तो बना दी मैंने रूल्स में और एक्ट में लिख दिया एज पर रूल 1। क्या इससे मेरा एक्ट शॉर्ट एंड समराइज हो जाएगा? बताओ, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मेरा एक्ट शॉर्ट एंड समराइज हो जाएगा? बिल्कुल। इसका एक और एग्जांपल है, आपने P&L बैलेंस शीट बनाए हैं, तो क्या P&L बैलेंस शीट में आप शेड्यूल्स बनाते हैं या एनेक्जर बनाते हैं? कभी जब P&L बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेड्यूल या एनेक्जर बनाते हैं ना। जैसे मान लीजिए सन्डी डेटर्स है, हमें बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है, तो क्या सबका नाम बैलेंस शीट में लिखते हैं, या फिर पीछे लिस्ट लगा के अमाउंट लिख देते हैं कि सब 40 लाख रुपए लेने हैं? तो यही करते हैं बेटा कि हम लिस्ट तो पीछे अटैच कर देंगे, जिसको देखना है वो लिस्ट पीछे से देखो, और बैलेंस शीट में उससे इतना लिखेंगे सन्डी डेटर्स 40 लाख रुपए, दैट्स इट, ताकि वो शॉर्ट एंड समराइज रहे। तो वैसा ही कुछ काम यहाँ किया जाता है, जब भी कोई लिस्ट बनाने की बारी आती है तो रूल में डाल देते हैं और वहां पे लिख देते हैं एज पर रूल 1, एज पर रूल 2, एज पर रूल 3। तो इसका मतलब इनकम टैक्स रूल आपके सपोर्टिंग रहेगा, मेन रोल में कभी नहीं रहेगा। बोलिए, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं बेटा फाइनेंस एक्ट पे। आपके फाइनेंस एक्ट कौन सा अप्लीकेबल होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। आपका एग्जाम लगेगा जून, तो आपके फाइनेंस एक्ट लगेगा 2020। आपके फाइनेंस एक्ट क्या लगेगा? 2020। होता क्या है फाइनेंस एक्ट? आप में से किसी ने बजट सुना है? बोलिए, आप में से किसी ने बजट सुना है क्या? बजट कब आता है बताओ, कब आता है बजट? कितनी तारीख को आता है? कितनी तारीख को आता है बजट? हर साल आता है, कितनी तारीख को? बोलो, कितनी तारीख को आता है? ओके, हर साल आता है, 1 फरवरी को बजट आता है। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे कि लिखा हुआ आता है आज से ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो 1 फेब को क्या आता है? बजट आता है। इसके अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसको एफएम बोलते हैं शॉर्ट में, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं पता है आपको? ये एक फाइनेंस बिल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक फाइनेंस बिल बनाते हैं। इस बिल के अंदर क्या होता है? प्रपोज्ड चेंजेस, कि हम डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंज करना चाहते हैं, वो लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप जानते हैं। तो क्या इंडिया में कोई भी कानून ऐसे बन सकता है कि एक बंदे ने सोचा और कानून बन गया, मोदी जी ने सोचा और कानून बन गया? ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, डेमोक्रेसी का मतलब ये है क्या कि मोदी जी ने सोचा और कानून बना दिया? नहीं, डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक ओपिनियन जरूरी है। ठीक है, तो जब भी कोई कानून बनाना होता है, पहले उसको बिल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसको पहले बिल रखा जाता है उसका, उस बिल में प्रपोज्ड प्लान होता है कि हम ये करना चाहते हैं, पर ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक पब्लिक ना चाहे। पर सवाल ये है कि क्या आपके पास कभी फोन आया है कि सर ये कानून पास कर रहे हैं, बताओ आप क्या चाहते हो? क्या आपके पास कभी कॉल आया है गवर्नमेंट का कि हम ये कानून बना रहे हैं, बताइए आपकी क्या राय है? आया क्या? नहीं, और आएगा भी नहीं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू आस्क ऑल द पर्सन्स। वो हमसे नहीं पूछते, वो हमारे चुने हुए, वो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं। जो हम एमएलए एमपी चुनते हैं ना, उन लोगों से पूछते हैं
कि भाई बताओ आप क्या कहना है, आपका क्या कहना है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके गांव के, आपके एरिया के एमएलए ने किसी बात को सपोर्ट कर दिया, किसी बात के लिए यस कह दिया, तो क्या इनडायरेक्टली आपकी भी हाँ है? अगर किसी एरिया के एमएलए ने किसी कानून का सपोर्ट कर दिया, तो क्या आपकी भी हाँ हो जाएगी? यस, डेफिनेटली आपकी हाँ हो जाएगी, क्योंकि उसको आप लोगों ने चुना है। आपने चुनते टाइम यही तो कहा था कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो कहेगा वो सही है। तो आपसे नहीं पूछा जाता, लोकसभा एंड राज्यसभा में पूछा जाता है, और वहां से ये बिल जैसे ही पास होता है तो इसको भेजा जाता है एक ऐसे इंसान के पास जो ना पब्लिक है ना गवर्नमेंट है। बताओ इंडिया में ऐसा इंसान कौन है जो ना पब्लिक में आता है ना गवर्नमेंट में आता है? इंसान, इंसान बेटा, इंसान, बेटा इंसान। ऐसा कौन सा इंसान है जो ना पब्लिक में कवर होता है ना ही गवर्नमेंट में कवर होता है? हम उसको फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। यस, वेरी गुड, प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर करेगा, ये फाइनेंस बिल क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और ये अप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, आई बात समझ में? सबसे पहले तो मीनिंग समझ में आया क्या कि फाइनेंस एक्ट होता क्या है? पहले फाइनेंस बिल रखा जाता है, उसमें चेंजेस प्रपोज्ड होते हैं, उन पे बहस होती है, हो सकता है कुछ चेंज करना पड़े, वो भी करते हैं, और जब फाइनलाइजेशन हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें कुछ चेंज कर सकता है, और चाहे तो उस पर साइन कर सकता है। साइन करते ही वो कानून पास हो जाता है। बोलिए, ये बात समझ में आ गई? पहले से कुछ बेटर समझ में आया क्या कि पहले आप कुछ और सोचते थे कानून कैसे बनता है, और अब आपको कुछ और पता चला हो? कैसा हुआ है? ठीक है, अभी लॉकडाउन से पहले एक विरोध हो रहा था किसी चीज का सोशल मीडिया पे, CAA और CAB। तो बता सकते हैं क्या था ये? सिर्फ फुल फॉर्म, ओनली फुल फॉर्म, और कुछ नहीं बताना। लॉकडाउन से पहले एक प्रोटेस्ट चल रहा था, काफी लोग सड़कों पे बैठे थे इस कानून को लेके, CAA एंड CAB। कोई फुल फॉर्म बता सकता है? सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, ओके, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। यस, तो क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? आपने न्यूज में देखा होगा कि पहले बिल लिखा हुआ आता था, उसके बाद में क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? ये आईफोन से कौन लॉगिन कर रहा है भैया? मैं एक बार तो एडमिट कर देता हूँ। आईफोन के नाम से किसी ने लॉगिन किया है, वो अपना नाम बता दे मुझे। किसी ने आईफोन के नाम से लॉगिन किया है बेटा, वो अपना नाम बता दें। जिन्होंने भी आईफोन के नाम से लॉगिन किया है बेटा, वो अपना नाम बता दें। यस, वेरी गुड सत्यक, वेरी गुड सत्यक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले ये बिल था बेटा, और फिर ये पास होके क्या बन गया? एक्ट बन गया। यस, पहले बिल रखा गया, प्रपोज तब तक ये बिल था, और जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए इट बिकम्स एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल बेटा, किसी ने आईफोन के नाम से अभी कनेक्ट किया है, मुझे एक बार अपना नाम बता दें। ठीक है, क्योंकि हम विदाउट रियल नेम एंट्री नहीं देते हैं, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अजी, आईफोन के नाम से किसी ने लॉगिन किया है, अपना नाम मैसेज कर दे मुझे, अदरवाइज मुझे आपको बेटा रिमूव करना पड़ेगा।
चलिए कोई ना, ओके बोलिए, क्लियर है फाइनेंस एक्ट? ठीक है, लास्ट पॉइंट, फाइनेंस एक्ट अप्लीकेबल कब से होता है? फाइनेंस एक्ट अप्लीकेबल कब से होता है? तो फाइनेंस एक्ट बेटा अप्लीकेबल होता है नेक्स्ट 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से। तो मुझे बताइए, जो एक्ट 2020 में आया था 1 फरवरी को, वो अप्लीकेबल कब से होगा? जो फाइनेंस एक्ट 2020 में आया वो अप्लीकेबल कब से होगा? अरे 1 फरवरी 2020 में आया, वो कब से अप्लीकेबल होगा? ठीक है ट्विंकल, अब ठीक कर दिया आपने, सत्तक का भी ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से होगा ना, फरवरी में आया और नेक्स्ट अप्रैल कौन सा होगा? 2020 तो होगा, ठीक है। और आपका एग्जाम इस डेट के बाद है, आपका एग्जाम इस डेट के बाद है, इसलिए आपके ऊपर 2020 एप्लीकेबल है। ओके, अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होता अभी वाले में, तो आपके ऊपर 2019 लगता, क्योंकि आपका एग्जाम जून में है, तो इसलिए आपके ऊपर 2020 लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं बेटा। नोटिफिकेशन आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी कई मैसेंजर्स होंगे, उन पे नोटिफिकेशन आते हैं, है ना? समवन लाइक योर फोटो, समवन कमेंटेड ऑन योर फोटो, समवन शेयर योर पोस्ट, ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। तो एक गोला सा बना हुआ और उस पर लिखा हुआ 1, इसका मतलब है एक नोटिफिकेशन आया। और नोटिफिकेशन आने का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। क्या सही बात है? नोटिफिकेशन का मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसे ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट को आज एक रूल बनाना है, ठीक है, गवर्नमेंट को आज एक रूल बनाना है। अब बजट कब आएगा? बजट तो 1 फरवरी 2021 में आएगा ना, और उससे पहले गवर्नमेंट को रूल बनाना है, तो क्या करे गवर्नमेंट? अर्जेंट है, इंतजार कर नहीं सकते, तो वो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको रूल बनाना है तो वो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू कर देगी। ओके, जैसे आपके स्कूल में नोटिफिकेशन आते थे ना, जैसे आपके स्कूल में नोटिफिकेशन आते थे जिसमें ये बोला जाता था कि इतनी तारीख से एग्जाम है या इतनी तारीख से टेस्ट है, वाइवा है, वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा सर्कुलर। सर्कुलर्स क्या है? सर्कुलर इशू कौन करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्कुलर इशू करता है सीबीडीटी। सीबीडीटी की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? कल बताई थी। सर्कुलर इशू करता है सीबीडीटी, बता सकता है कोई फुल फॉर्म क्या है? कल बहुत लोगों ने फुल फॉर्म पूछी थी, तो मैं आपसे पूछता हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब सर्कुलर होता क्या है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। सर्कुलर होता क्या है ये भी समझ लो। देखिए, कई बार कोई चीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार किसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए सर्कुलर इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल में थे, स्कूल में बोला गया 3 दिन की छुट्टी है, ये मान लीजिए, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी है या 21 तक छुट्टी है। अब डेट बोली गई कि 21 तक छुट्टी है। थोड़ा डाउट हो गया कि 21 को आना है या 21 की भी छुट्टी है। मान लीजिए ऐसा कोई डाउट क्रिएट हो गया। कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि 20 तक छुट्टी है, 21 को आना है, और कुछ ये समझ रहे हैं कि 21 की भी छुट्टी है। तो क्या प्रिंसिपल एक सर्कुलर इशू करेगा कि ये भाई ऐसा है, ये रिमूवल ऑफ डाउट के लिए हम क्लियर कर रहे हैं कि इतनी तारीख की छुट्टी है और इतनी तारीख को आना है? क्या ऐसा कर सकता है? बोलिए, क्या ऐसा कर सकता है? यस।
तो वैसे ही जब गवर्नमेंट को लगता है, सीबीडीटी को लगता है कि इनकम टैक्स के किसी प्रोविजन को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोगों में भ्रम फैला हुआ है, तो उसको क्लियर करने के लिए वो क्या इश्यू करते हैं बेटा, सर्कुलर। और ये पॉइंट आप स्पेशली ध्यान रखना, एमसीक्यू में सीधा सीधा पूछा जाता है कि सर्कुलर इश्यू कौन करता है, तो कौन इश्यू करता है, सीबीडीटी इश्यू करती है। लास्ट पे आते हैं जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन का मतलब होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस, ठीक है। अब ये टैक्स में काम कैसे आते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, है ना, लिखने के लिए, बताइए ये मेरा कैपिटल खर्चा या रेवेन्यू, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने। मैं ये जो पेन यूज कर रहा हूँ ये मेरा कैपिटल खर्चा है या रेवेन्यू, ट्विंकल कह रही है रेवेन्यू है सर, रेवेन्यू। पर मैंने तो ये जो एसेसरीज खरीदी है, ये जो पेड और पेन रखा है, ये तो काफी टाइम चलेगा, मैं इसको कैपिटल क्यों ना मानूं, क्या मेरी एसेट नहीं है ये ऑर्डिनरी पेन नहीं है, ये डिजिटल पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, तो क्या ये मेरी एसेट नहीं है, क्या ये पेन 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, बोलिए, क्या ये मेरी फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा नहीं है, बोलो भाई जल्दी बोलो, हाँ या ना, जो मैं कह रहा हूँ वो हाँ या ना, क्या मैं इसको एसेट ट्रीट नहीं कर सकता क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा चलेगा और मेरे लिए फिक्स एसेट का फॉर्मेट है, जस्ट लाइक लैपटॉप, जैसे ये मेरी लैपटॉप है ये मान लीजिए, हाँ या ना, क्या मैं इसे कैपिटल मान सकता हूँ या नहीं, मान सकता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए इस बात पे जैसे अपनी बहस हो रही है, बहस मतलब डिस्कशन हो रही है, वैसे मेरी एओ के साथ भी डिस्कशन हो रही है। मैंने उसको कहा कि ये कैपिटल है, आप ये मान लीजिए, उसने कहा रेवेन्यू है, मैंने कहा कैपिटल, उसने कहा रेवेन्यू, मैंने कहा कैपिटल, उसने कहा रेवेन्यू। फाइनली उसने ऑर्डर पास कर दिया, मैं उसके ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में चला गया, ठीक है, और हाई कोर्ट में जाके मैं केस जीत गया, हाई कोर्ट ने कहा हाँ भैया ये कैपिटल ही है, आप जीत गए, किस्सा खत्म, बोलो किस्सा खत्म हो गया। अब थोड़े दिन बाद सेम प्रॉब्लम नवीन के साथ होती है, नवीन भी कहता है ये कैपिटल है और उसके एरिया का जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो कहता नहीं ये तो रेवेन्यू है, उन दोनों में बहस होती है, क्या उन दोनों को फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा, ये बताइए मुझे, क्या उन दोनों को फिर से कोर्ट जाना चाहिए, नहीं, अगर वो दोनों फिर से कोर्ट जाएंगे तो क्या कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा कि एक एक बात को बार बार मुझे सुनना पड़ता है, तो इससे अच्छा कोर्ट ये कहता है कि आप एक काम करो, अगर सेम जजमेंट पहले आया हुआ है, जैसा आपका मामला है वैसा ही पहले आया हुआ है, तो आप क्या करो, उस जजमेंट की एक फोटोकॉपी लो और ले जाके अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखा दो कि भैया देखो थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट ने ये कहा है, और उसे मानना भी पड़ेगा कि हाँ भाई हाई कोर्ट ने कहा तो मानना पड़ेगा, समझ गए। तो बार बार एक ही मुद्दे पे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप पुराने केस का रेफरेंस ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या हो सकता है, हाई कोर्ट के जो रूल होते हैं वो स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के रूल होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इनकम कैलकुलेट करने के लिए उनका भी यूज किया जाता है, ओके। अब मुझे बता दीजिए क्या इन 6 पॉइंट में से किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है 6 की 6 बातें, इंट्रोडक्शन 6 चीजों का क्लियर है आपके माइंड में। देखिए शुरू की क्लासेस में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, ठीक है। तो आज थोड़ा सा और पढ़ते हैं, आगे चलें। अब हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा इनकम टैक्स
1961। बाकी सारी चीजों को मैं इन्हीं में मिक्स कर दूंगा, मतलब जहां जहां जिस जिस की जरूरत पड़ेगी उनको मैं यहीं पे काम में ले लूंगा। इंटर लेवल पे आपको वो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, इनकम टैक्स रूल का रेफरेंस ले लेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस एक्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजों को जहां पे जिसका यूज होगा उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है बेटा, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था फाउंडेशन में, उसका सेक्शन 1 क्या कहता था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 क्या कहता था, याद है किसी को? स्कोप बोलता था, ओके। और सेक्शन सेल ऑफ गुड्स का सेक्शन 1, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 1 क्या कहता था? सेल ऑफ गुड्स का सेक्शन 1, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, एटसेट्रा, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी एक्ट सेक्शन 1 में अपना इंट्रोडक्शन करता है, तो वो दो बातें बताता है, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। स्कोप एंड नहीं, डेफिनेशन 2 बताता है हमेशा, डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 बोलता है बेटा। पहला सेक्शन हमेशा स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करेगा, ठीक है, कि एक्ट में क्या है और कहां पे लागू होता है, कहां पे एप्लीकेबल होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1 की बात करें तो कहां पे एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट? पूरे इंडिया में। इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और वैसे भी अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट हो गया है, ओके। कब से एप्लीकेबल होता है? विथ इफेक्ट फ्रॉम। इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होता है, कब से एप्लीकेबल होता है, बता सकता है कोई? 1 अप्रैल 19, बोलो कौन से ईयर से होगा? 1 अप्रैल तो बोल दिया मैंने, कौन से ईयर से? 1962, ठीक है। एक्ट का नाम 61 है तो इसका मतलब ये नहीं है 61 से लगेगा, लगता 62 से, ये ध्यान रखना, ओके। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कितने सेक्शन हैं? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 298 सेक्शंस हैं, 298 सेक्शंस बने हुए हैं और 14 शेड्यूल्स बने हुए हैं। और ये बात करता है, इसमें प्रोविजन है रिगार्डिंग टैक्स, पेनल्टी एंड प्रोसीजर। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। बोलिए, क्लियर है बेटा? सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1 क्लियर है? एग्जाम में पूछे जाने वाले के जो क्वेश्चन है वो ये है, कहाँ अप्लीकेबल होता है, बस इस पूरे सेक्शन में से यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कहाँ अप्लीकेबल होता है और कब से अप्लीकेबल होता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब चलते हैं सेक्शन 2। हर एक्ट का सेक्शन 2 भी सिंपल ही बात करता है किस चीज की? डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशंस की बात करता है। डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये क्यों देते हैं डेफिनेशन, मुझे ये बताओ। हर एक्ट में डेफिनेशन क्यों दी जाती है, कोई बता सकता है? हर एक्ट में डेफिनेशन क्यों दी जाती है, कोई बता सकता है?
उसके बारे में बताने को देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेपिटेटिवली यूज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप मेरे लिए स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब मुझे अगर आपको कोई बात कहनी है और मैं अगर ऐसे कहूं, जैसे क्लास शुरू करते हैं मुझे गुड मॉर्निंग कहना है, और सोचो मैं अगर ऐसे कहूं, रिया गुड मॉर्निंग, ट्विंकल गुड मॉर्निंग, अक्षिता गुड मॉर्निंग, नवीन गुड मॉर्निंग, चिराग गुड मॉर्निंग, ऐसे अगर मैं कहूं, ठीक है, तो क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं इतने सारे बच्चों के नाम ले रहा हूं और इंडिविजुअली गुड मॉर्निंग कर रहा हूं? और क्या इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा? ठीक है, हाँ। तो और मैंने एक वर्ड किया गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या सारे कवर हो गए? जैसे ही मैंने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या सारे कवर हो गए? यस। तो हम एक वन वर्ड यूज कर रहे हैं जो एक वाइडर कंसेप्ट हो और जो बहुत सी चीजों को अपने अंदर इंक्लूड कर ले, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। समझ गए? ओके। तो वैसे ही बेटा यहां करा गया है, और सबसे पहले जो डिफाइन किया गया वो किया गया है एक वर्ड एसएससी। किसी ने सुना है ये वर्ड? किसी ने वर्ड सुना है एसएससी? यस सर। इसकी डेफिनेशन है पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। मुझे एक बात बताइए, जो टैक्स पे करता है वो एसएससी है या जिसको टैक्स पे करना है वो एसएससी है? ये बताइए आप। जो टैक्स पे करता है वो एसएससी है या जिसको टैक्स पे करना है वो एसएससी है? जो पे करता है वो एसएससी है। ओके। और कोई? जो पे करता है वो एसएससी है या जो पे करना है जिसको वो एसएससी है? चलिए, दो जवाब मेरे पास आए, उनके बेस पे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मैं साल के 1 करोड़ रुपए कमाता हूं पर मैं कोई भी टैक्स नहीं भरता, तो बताओ मैं एसएससी हूं या नहीं? मैं साल के 1 करोड़ रुपए कमाता हूं पर कोई भी टैक्स नहीं भरता 1 रुपए का भी, तो मैं एसएससी हूं या नहीं? हो। तो अभी तो आपने कहा कि जो पे करता है, मैं तो नहीं कर रहा पे। अभी आपने कहा ना कि जो पे करता है, तो ध्यान से सुनो बेटा, पे करने से कोई मतलब नहीं है। लाइबल टू पे, जिसका टैक्स बनता है वो एसएससी है। जिसका टैक्स बनता है वो एसएससी है। जैसे आप सीएमए के लिए एनरोल हुए, ठीक है, तो एनरोल होते ही आप स्टूडेंट हो गए, एग्जाम देने से स्टूडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे ही जिसने इनकम कमाई एक लिमिट से ज्यादा जिसपे उसका टैक्स बनता है, तो बनते ही वो बंदा क्या हो गया? एसएससी हो गया। ओके। अच्छा अच्छा, बनने के बावजूद कोई पे नहीं करता, टैक्स बनता है फिर भी कोई पे नहीं करता, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या हम उसे ये कह सकते हैं? बोलिए, क्या हम उसे एसएससी इन डिफॉल्ट कह सकते हैं? टैक्स बनने के बावजूद जो पे ना करे, क्या हम उसे एसएससी इन डिफॉल्ट कह सकते हैं? यस, हम उसे एसएससी इन डिफॉल्ट कह सकते हैं। और जैसे ही हम उसे एसएससी इन डिफॉल्ट कहेंगे, उसके ऊपर पेनल्टी, ठीक है, और इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, अगर सेशन एक्सपायर हो जाए हमारा जूम वाला, ठीक है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम दूसरी आईडी से लॉगिन कर रहे हैं, अगर आपका जूम का अभी सेक्शन कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप अगेन इसी आईडी पासवर्ड पे दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या लेफ्ट मत करना कोई भी, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो। ओके, चलिए, तो एसएससी इन डिफॉल्ट की कहानी यहाँ पे हमारे सामने आ जाती है। तो आप एसएससी समझ गए बेटा, और एसएससी इन डिफॉल्ट भी समझ गए। एक वर्ड और आता है
उसको कहते हैं डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी का मतलब क्या होता है? डीम्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में। डीम्ड का मतलब होता है मानना। Who paid tax on behalf of other, जो किसी दूसरे के लिए टैक्स पे करे, क्या हम उसको डीम्ड एसएससी कह सकते हैं? जैसे एक माइनर चाइल्ड, ठीक है, जैसे आप अभी मान लीजिए आप में कोई माइनर है, 18 साल से कम का है, और अगर आप कुछ कमाते हैं तो बताइए आपकी इनकम पे टैक्स कौन देगा? अगर आप 18 साल से कम के हैं और आप कुछ कमाते हैं तो आपकी इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा? बोलो भाई। पेरेंट्स। तो क्या हम पेरेंट्स को डीम्ड एसएससी कह सकते हैं? क्या हम पेरेंट्स को डीम्ड एसएससी कह सकते हैं? यस डेफिनेटली, क्योंकि वो आपकी इनकम पे टैक्स पे कर रहे हैं। एक पॉइंट और, मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना। वो आपकी इनकम पे खुद टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको डीम्ड एसएससी कहा। अगर वो आपकी इनकम पे आपके नाम से ही टैक्स भर रहे होते तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अगर वो आपके नाम, नहीं 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 नहीं, डिफॉल्ट कहाँ हुआ था? अगर वो आपकी इनकम पे आपके नाम से ही टैक्स पे कर रहे होते तो हम उसे डीम्ड एसएससी नहीं कहते, हम उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिंग एसएससी। रिप्रेजेंटिंग एसएससी। जैसे एक सीए है, वो किसी कंपनी के बिहाफ पे टैक्स पे करता है, तो बताओ सीए क्या है, डीम्ड एसएससी या रिप्रेजेंटिंग एसएससी? अगर कोई सीए किसी कंपनी के नाम पे उसका टैक्स भर के दे रहा है क्योंकि कंपनी को भरना नहीं आता, तो वो उसका डीम्ड एसएससी है, रिप्रेजेंटेटिंग एसएससी? रिप्रेजेंटेटिंग है, बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी इनकम में जोड़ के टैक्स नहीं भर रहा, वो उन्हीं के नाम से उन्हीं की इनकम पे टैक्स भर रहा है। जबकि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में जुड़ जाती है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है बेटा? डीम्ड एसएससी।